1/6 कपल को फर्टिलिटी चैलेंज होते हैं। काफ़ी सारे मिसकैरेजेस मेल फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन की वजह से होते हैं। क्या एग फ्रीजिंग का एक आइडियल एज होता है? शुड डू इट एट 25 और 35? बिफोर 35 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन एग्स होना का चांसेस काफ़ी कम होता है। एग क्वालिटी यू हैव ऑलवेज ए पोटेंशियल टू इम्प्रूव। एग रिजर्व तो विद टाइम तो कम होते हुए आ रहा है। Meet Ravi Teja, the founder who's redefining pregnancy and parenting. Through iMoms, he's making fertility and pregnancy care smarter, simpler, and stress-free. Blending modern science with Vedic wisdom, Ravi is on a mission to empower expecting couples and new parents with the right knowledge, tools, and support. Healthy, happy family give birth to a healthy, happy child. Is there any right time जहाँ पे couples को IVF कंसिडर करना चाहिए? वो क्या सप्लीमेंट से हम फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिसाइड्स दैट आई थिंक स्ट्रेस ऑल्सो एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपका ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। टेल मी मोर अबाउट दैट। अभी स्ट्रेस के बारे में बोलूँगा तो सुनने वालों को इसकी पॉइंट की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। सोचो, अगर हमें यंग एज में स्पेशली स्कूल में अपनी बॉडी के बारे में, स्पेशली फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी हेल्थ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलती तो आज कितना फ़र्क पड़ता। आज के टाइम पर हम फिटनेस और डाइट को लेके तो बहुत अवेयर है, लेकिन जब बात फर्टिलिटी की आती है तो अभी भी बहुत सारे मिथ्स और कन्फ्यूजन है। क्यों? To discuss all of this, I have with me a very special guest today, someone who's not only a fertility and pregnancy researcher, but also comes from a family of 5 generations of Ayurvedic doctors. He's also the co-founder of iMoms app. Join us as we explore the perfect blend of modern science and ancient wisdom and uncover everything that couples should know, whether they're planning for a baby now or sometime in future. Hi Ravi, welcome to Matehur. It's such a pleasure having you here today. Thank you Priyanka. I mean, we've been wanting to have this conversation for a long time. ये एक बहुत ही important subject है जिसके बारे में हमने अभी तक कोई discussion नहीं किया है. And we've done quite a research on this topic. और आप भी इस fertility और pregnancy के बारे में जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पर्सनल है और बहुत सेंसिटिव है। Absolutely. एंड यू बीन वर्किंग ऑन दिस टॉपिक फॉर क्वाइट सम टाइम। आप एक फर्स्ट टाइम फाउंडर हैं। आपने एक ऐप भी स्टार्ट किया है iMoms, जिसके थ्रू आप कपल्स को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट देयर प्रेगनेंसी प्रोसेस, फर्टिलिटी, कंसीविंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। बट आई रियली वांट टू नो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस स्पेस में एक्टिवली काम करने के लिए? जी, आई थिंक थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक हर फाउंडर का अपना नज़रिया होता है, वो एक प्रॉब्लम क्यों पिक करते हैं वो काफ़ी पर्सनल भी होता है। तो मेरा कोई ऐसा पर्सनल रीज़न नहीं था, पर मैं एक फैमिली ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर से आता हूँ। तो मेरा बहन, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनके भी पिताजी, सब 5 जनरेशन से हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं। तो मैं जब घर में था बचपन में, मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को एक होलिस्टिक तरीके से मेरे पिताजी कैसे ट्रीट करते थे। जी। तो हम एक अच्छा मिडिल क्लास परिवार से है। और एक दिन मुझे एक रेगुलर ग्लास मेरा जो मम्मी दूध देती थी वो नहीं मिला, एक सिल्वर ग्लास मिला उसमें दूध पीने के लिए। ठीक है। तो मैं एकदम चमक गया मेरे आके, मैं पूछा था ये क्यों ऐसा है। तो मेरी मम्मी बताने लगी कि एक कपल आते थे जिनका 10 साल से कंसेप्शन का हिस्ट्री है। मुझे वो सब नहीं बताया बचपन में। वो बेबी को बहुत साल से ट्राई कर रहे, नहीं हुआ। पापा के साथ ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनका बेबी हो गया, अभी डिलीवरी भी हो गया, 6 महीने हो गया, नामकरण वगैरह करा, तो उन्होंने आके गिफ्ट दिया ये। तो इतना वार्म जेस्चर है। ऐसा मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स देखा है। तो मुझे वो प्रेरणा बचपन से मिली कि हेल्थ शुड बी एक इंटीग्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और भले वो खानदान से आया, मैं खानदान का ब्लैक शीप हूँ, मैंने डॉक्टर नहीं बना। मेरे घर वाले भी चाहते थे, पर मुझे लगा कि पता नहीं, उस समय टीनेजर था, मुझे कुछ और करना था, कुछ और बड़ा इम्पैक्ट लाना था। इंडिया में सब इंजीनियर बन जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है जीवन के साथ। तो मुझे लगा थोड़ा समय मिल जाएगा, फिर मैंने इंजीनियरिंग करा। फिर उसके बाद हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, विथ टाइम हमारा फिजिकल और इमोशनल वेलबींग इंडेक्स जो है वो नीचे ही जा रहा है। क्या कुछ कर सकते हैं क्या हम उसके लिए? ठीक है। तो
वही है प्रेरणा, मेरा परिवार ही मेरा प्रेरणा है। या और आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ आज iMoms काफ़ी सारे लोगों को मदद कर पा रहे हैं जितना हम कर पाएंगे। तो यार आई थिंक एज दिस से कि ट्रीटमेंट और क्योर से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेना Exactly. बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द बिल्कुल। स्टेप यू हैव टेकन। आप एक प्रिवेंशन के लिए एजुकेट कर रहे हैं और वो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस से ही आता है। Absolutely. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द जर्नी ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड ट्रीटमेंट्स, आई वुड से। yeah. So commendable work. Thank you so much. Congratulations. When you started working on this topic, fertility, क्या आपको ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस या टैबूज के बारे में पता चला जिनके बारे में जानने के बाद आपको आई मीन यू वर रियली शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ होता है? राइट। तो हाँ, सबसे पहला मिसकंसेप्शन मुझे थोड़ा सा वो दिया कि कपल्स ना ओके आप जब रेडी है फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तब आप ये जर्नी करना चाहेंगे। ये जी। बहुत ही पर्सनल टाइमलाइन है। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी सारे कपल्स ना मैंने देखा कि बहुत जल्दी वो घबराना चालू कर देते हैं। हमने 2-3 साइकिल्स करा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, फिर वो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि भाई कुछ कमी है क्या हम में। ये प्रॉब्लम्स ओपनली कोई डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन सबको पता है कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। एंड वो चीज़ लोगों में है अभी भी, वो घबरा जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस भी बताता है कि मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, वो डॉक्टर है, फर्टिलिटी डॉक्टर है, एलोपैथ है, आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी है बैंगलोर में। वो कहते हैं कि हर बॉल में छक्का तो नहीं मार सकते ना। एवरी ट्रायल विल नॉट लीड इन टू ए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम, राइट? एब्सोल्युटली। तो नॉर्मल जनता को भी थोड़ा 6 महीने से 1 साल ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी आउटकम नहीं मिल पाना नॉर्मल है। Okay. और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे भी जब मैं पहले समझाता, जब भी मैं समझाता, मुझे भी लगा यार काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये तो। और ये अभी भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी ना वो प्रेशर में आ जाते हैं। फिर वो प्रेशर में डिसीजन हिल जाता है। फिर वो अपने आप को लेबल करने लग जाते हैं कि हम में से कोई कमी है ना। तो उसके लिए समय है, आप ट्राई करिए। और ये एक चीज़ है। दूसरा मिसकंसेप्शन, जब लोग ट्राई करना चाहते हैं, हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, लोग ना इंटरकोर्स को बहुत मैकेनिकल बना देते हैं। बहुत सारे ऐप से डाउनलोड करते हैं, ये मेरा पीक टाइम है, ठीक है, इसी समय इंटरकोर्स करनी है, राइट? एंड उस चक्कर में ना इट्स अ वेरी डिवाइन प्रोसेस। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि द राइट टाइम टू डू इंटरकोर्स व्हेन यू आर डिसाइडिंग यू वांट टू ब्रिंग ए बेबी इनटू द लाइफ इज मॉर्निंग, नॉट इन द नाइट। ओके, क्योंकि उसका पीछे कारण ये कि आप पूरा तनाव में है, रात को सोए हैं, पूरा अच्छे से एक अच्छे मन से सुबह उठे हैं, ठीक है। हाँ. एक डिवाइन प्रोसेस है जो आप बेबी को यहाँ लेके आ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो स्ट्रेस बहुत बढ़ा रहे, मैकेनिकल कर रहे हैं, जल्दी वो घबराने लग जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं बोलूँगा थोड़ा काफ़ी कॉमन है। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी ये दिखने को मिलता है। True. So one is that they should not rush into it. It's not like कि आज ट्राई किया तो कल सक्सेसफुल हो गया। It's a time taking process. बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर कोई कंडीशन है तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल, पहला बार मत जाइएगा, मतलब। एंड सेकंड पॉइंट व्हिच इज अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होगा तो ही बेबी हेल्दी होगा, राइट? सो यू शुड हैव दैट एज अ प्रीरेक्विजिट। वेरी वैलिड पॉइंट्स। आई थिंक अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है इट्स अ विमेंस प्रॉब्लम। एक ऐसा कंसेप्शन है कि अगर बेबी नहीं हो रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द विमेंस बॉडी, बट मेंस स्पर्म क्वालिटी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, और in current time it is also declining in quality. Very true. So what are the main reasons behind that, and can you shed some more light on this? पहले चीज़ मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बताने से पहले ये बात करना चाहूँगा। आई थिंक अभी ना इस सोसाइटी में ना पता चल गया लोगों को कि ये अभी, आई डोंट थिंक अभी हम मान रहे कि ये सिर्फ वुमेन की प्रॉब्लम है। आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में जाएंगे ना, दोनों को टेस्ट रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा बहुत ही रिमोट प्लेसेस में जहाँ पे मानसिकता ऐसा है कि मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग टेस्ट नहीं कराएंगे, वो एग्जिस्ट करता है। पर एटलीस्ट हम थोड़ा Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ का भी बात करेंगे, मेन आर टोटली ओपन कि उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, कि सबको पता है कि
इंसिडेंसेस कैन बी इक्वल मेल और फीमेल्स में. तो फर्टिलिटी इज जस्ट अ वुमेन प्रॉब्लम वाला जो शायद 10-15 साल पहले था, वो काफ़ी हद तक इज नॉट देयर. परसेप्शन बदल गया है लोगों Yeah. का, ऐसा मुझे लगता है जितने लोगों से मैं भी बात करता हूँ, देखता हूँ. दूसरा सवाल आपने पूछा मेल हेल्थ द स्पर्म क्वालिटी इज डिक्लाइनिंग. गिर क्यों रहा है, ठीक है. तो आई थिंक शायद 20 साल पहले 60 मिलियन पर ml जो स्पर्म काउंट है वो एवरेज और नॉर्मल दिखता था. जी. अभी वो चीज़ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 15 to 20 मिलियन पर ml इज ए राइट काउंट. तो 1/3 डिक्लाइन इन जस्ट 2 decades. ठीक है. इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस, बहुत सारे रीजंस है, लाइफस्टाइल इंड्यूस भी हो सकता है ऐसा, हार्मोनल हेल्थ, ओके, एंड सेकेंड टॉक्सिन एक्सपोजर. आई थिंक मिलेनियल्स एक जनता है, हम बचपन से लेके सिंगल यूसेस प्लास्टिक्स हमारी लाइफ में आ गया है. बिल्कुल. उसमें थैलेट्स होते हैं, बिस्फेनॉल ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, फीमेल हार्मोन, उसको मिमिक करता है. जी. तो जब हम लेट्स से स्विगी जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, वो गरम कंटेनर्स में आता है, प्लास्टिक कंटेनर्स में, मतलब हम लोग फ्यू ग्राम्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स हर महीना कंज्यूम कर रहे हैं. वो मेल्स में अलग इम्पैक्ट दिखाता है, फीमेल्स में अलग इम्पैक्ट दिखा रहा है. या. ठीक है. तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक स्पर्म हेल्थ काफ़ी डिग्रेड हो रहा है उसकी वजह से. देर आर सो मेनी अदर रीजन्स जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इम्पैक्ट पड़ रहा है. बहुत सारे लाइफस्टाइल कारण हैं, ये सब ऑलमोस्ट सभी को पता है. अल्कोहल, जिसको केमिकली टेरेटोजन कहते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन पे तुरंत इम्पैक्ट देता है. स्मोकिंग इम्पैक्ट देता है, ये एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इम्पैक्ट दे रहा है. ठीक है. सो दीज आर वेरियस रीजन जहाँ पे स्पर्म क्वालिटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है. या. आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. बहुत छोटी छोटी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि लॉन्ग टर्म में हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर ओन हेल्थ एंड इवन योर बेबीज हेल्थ. एब्सोल्युटली. और ये चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. लाइक यू मेंशन अबाउट प्लास्टिक, अनदर सच थिंग विच इज़ देयर इज़ द products which have chemicals in it, like phthalates and skincare products. Yeah. And we are very ignorant कि हम किस तरीके के skincare products use करें. They're full of toxins and chemicals, and knowingly, unknowingly, it is going to impact our health. Chemicals like phthalates and paraben, these are immediately impact your hormonal cycle and eventually leading to issues with your fertility. And with similar thought, we actually, came up with Mate, because there have been researches, there have been studies कि baby products में भी ये chemicals use हो रहे हैं, और उसकी वजह से babies को skin issues तो हैं ही हैं, near future में they are leading to early puberty, and it is leading to many hormonal changes and disruptions, which is, I think, a very, very complex issue which we need to look into. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स को भी हम स्किन पे लगा तो रहे, स्किन ऑब्जॉर्ब भी तो करता है ना. स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है शरीर का. हम स्किन पे जो लगा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हम खा भी पाएंगे, उतना शुद्ध होना चाहिए. क्योंकि हम शरीर पे लगा रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि बाहर से हमने धो दिया चला गया. नहीं, हम ऑब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, वो इवेंचुअली अंदर ही जा रहा है. एंड आपने एक पॉइंट बिल्कुल अच्छा कहा अर्ली प्यूबर्टी के बारे में. ये सारे केमिकल्स ना मर्दों को तो इम्पैक्ट कर ही रहे, औरतों में इम्पैक्ट पूरा लाइफ साइकिल में है. जी. स्टार्टिंग से लेकर अभी स्कूल गोइंग गर्ल्स जो होते हैं, उनका एंड्रोजेनिक सिम्टम्स लाइक मुस्टैशेस दिखना, फेशियल हेयर होना. ठीक है. PCOS, आपकी फैमिली में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जो सीनियर है, उनको पूछेंगे 10-20 साल पहले ना PCOS जो है 40+ महिलाओं में ज़्यादा दिखती थी. अभी 16-17 साल की टीनेज महिलाओं में आ रहा है, जिनका अब भी पीरियड्स चालू हुआ, 1-2 साइकिल्स भी नहीं हुआ, पीरियड्स डिले हो रहे और PCOS है. उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही, प्यूबर्टी ही इतना बैड नोट पे स्टार्ट हो रहा है. एंड काफ़ी सारे एट एवरी स्टेज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल हेल्थ इम्पैक्ट क्लियरली साफ चीज़ें दिख रहा है, और सब हम देख ही रहे हैं. उसमें मैसिव कंट्रीब्यूशन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का है, जंक फूड का है, एंड हैविंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल. दीज आर द थिंग्स आई थिंक एज पेरेंट्स वी रियली नीड टू पे अटेंशन टू. बिल्कुल. As you rightly said, वो फाउंडेशन ही रॉन्ग हो गया है, एंड इट्स स्टार्टिंग ऑन अ वेरी रॉन्ग नोट, which is going to kind of, they're going to carry it forward during their entire reproductive cycle. So very, very important point to look into. But if we talk about women's eggs,
उनकी भी क्वालिटी डिक्लाइन होती है तो किस एज से होती है? ऐसा रिपोर्ट्स कहते हैं कि 35 के ऊपर महिलाओं में 20-30% जो एग्स होते हैं वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होते हैं। यदि 40 क्रॉस करते हैं वो नंबर 50% तक जाता है जी। ठीक है। तो अबाउट आप मतलब मेल फीमेल हेल्थ की कंपैरिजन में कुछ कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मेल हेल्थ में विथ टाइम स्पर्म हेल्थ उतना सेंसिटिव नहीं होता विद एज जितना फीमेल पार्टनर में है। ओके। तो क्रोमोसोमली अबनॉर्मल एग्स मतलब उनमें से डीएनए या क्रोमोसोम्स है वो अबनॉर्मल स्ट्रक्चर में रहता है। एक पावर होती है फीमेल एग सेल्स के लिए कि अपने आप का डीएनए भी वो फिक्स कर सकते हैं। ओके। वो मेल हेल्थ में नहीं होता, मेल स्पर्म सेल में वो नहीं होता। ओके, मेल्स को क्या कहते हैं कि मेल सेल्स आर डिजाइन टू गो स्विम, बी मोटाइल, राइट? सो दे वांट टू स्ट्रीमलाइन देमसेल्व्स, ठीक है। उस चक्कर में वो साइटोप्लाज्म में खो जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया है। तो वो बहुत ससेप्टिव होते हैं कि एक्सटर्नल डैमेजेस के लिए, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इन सब के लिए। तो उनमें अपने आप अपनी डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता नहीं होती है। और फीमेल हेल्थ सेल्स में होता है वो चीज़। बट पोस्ट 35 से एबनॉर्मैलिटी दिखने लग जाता है एक्स में। इज दैट द रीज़न वी आर टोल्ड कि बच्चों 30 से पहले यू शुड हैव योर चिल्ड्रन? इस पे मेरा एक ओपिनियन है, सबको ओपिनियन है कि कब बच्चे करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है कि आपके एज को छोड़कर आप कब फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो। बिल्कुल। ऐसा एक एज बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं है। आप 35 के हो, आप 40 के हो, आप फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली रेडी हो, अभी करना चाहते हो, गुड। अब क्या करना चाहिए वो सोचना चाहिए, रादर कि इस एज में लोगों को करना चाहिए। बट डेफिनेटली एक बार जब आपने सोच लिया, जितना जल्दी आप करना चाहेंगे उतना ही बेहतर है। इज व्हाट आई वुड से। काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अराउंड 30s, इनफैक्ट अर्ली लाइक लेट 20s और मिड 20s में ही करना बेटर है। तो देर इज नथिंग लाइक बेटर इन विच कंपैरिजन, क्या पैरामीटर्स पे हम कंपेयर कर रहे हैं। एक वुमेन जिन्होंने पार्टनर के बारे में सोचा नहीं है 30 में, वो क्या बच्चों के बारे में सोचेंगे। पर एक चीज़ ज़रूरी है, अगर कुछ वुमेन में ना 25 में ही उन्होंने जीवन में इतना ज्ञान पा लिया, उनको पता है कि उनको बच्चे नहीं करनी है, पर्सनल चॉइस है, ठीक है। लेकिन आपको कभी ऐसा संदेह है कि शायद मैं माँ बनना चाहूँगी कभी ना कभी जीवन में, तो वो आपके सेल हेल्थ का ध्यान रखे जी। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, नेगेटिव ऑक्सीजन चार्ज पार्टिकल्स, अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी खाने में आता है उससे बैलेंस नहीं होता, वो जाके सेल को अटैक करते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसा एग्स रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है उन पे बहुत अटैक होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, ठीक है। आप आपकी केमिकल एनवायरनमेंट टॉक्सिन एक्सपोजर कम रखे, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स अच्छे से ले, आप कभी ना कभी बच्चे करना चाहेंगे तो आपकी एग रिजर्व के बारे में एक बार ध्यान दे, टेस्ट वेस्ट करा ले। एग रिजर्व बताने वाली कुछ बायोमार्कर्स है, हार्मोनल बायोमार्कर्स है, ठीक है। एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन होता है, बिल्कुल। ये सारे ऑप्शंस है, तो आप पढ़िए, इट्स ऑल वेरी टेलर्ड, राइट? या दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया, मेल और फीमेल, कि अभी बेबीज़ नहीं करना है, मे बी इन माई लेट 30s और अर्ली 40s और वट एवर एज आई वॉन्ट टू हैव माई चिल्ड्रन, पर ऑफकोर्स एक बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी का होता है, उससे आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जी। सो आर देयर सर्टन टेस्ट्स जो हमको मे बी लेट 20s में या एंड अ यंगर सेल्फ कि हमको वो टेस्ट कर लेने चाहिए, ये चेक्स कर लेने चाहिए, एंड सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस जो वी शुड ब्रिंग इन टू इंश्योर कि वेन एवर वी वांट टू हैव बेबीज वी आर मेंटली एंड फिजिकली फिट टू बी एबल टू कंसीव? सो एक्चुअली जिनको मन में बात ही नहीं रहता ना, वो तो कभी सोचेंगे नहीं। हाँ। पर अवेयरनेस इसका बहुत बढ़ रहा है जी।
उसका एक साइड इफेक्ट भी है, वो बहुत प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। तो कपल्स में मतलब मैं यार मुझे बच्चे करनी है कभी कभी ना कभी, हाँ। पर पता नहीं कब है। सब बोले जा रहे कि आगे कुछ हो जाएगा, आगे कुछ हो जाएगा, तुम 40 में नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, 40 में नहीं कर पाएंगे, 35 में नहीं कर पाएंगे। क्या चाहिए, आयुर्वेदा कहता है कि ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, टाइमिंग, स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी, यूट्राइन एनवायरनमेंट, ये चारों सही है और फर्टाइल एज में है तो ये पॉसिबल होना चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से सेइंग ऑल दैट ना 1 out of 6 कपल को फर्टिलिटी चैलेंज होता है, 5 लोग तो नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं, है ना। सेइंग ऑल दैट जस्ट टू बी ऑन ए गुड साइड, क्या करना चाहिए अगर आप 35 के 35 ईयर्स के कम है, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए नेचुरली। नहीं होता कुछ समय तक, देन इन्वेस्टिगेशंस कराना वुड बेटर। जाके 100 टेस्ट करा लिया, ये करा लिया, डॉक्टर सजेस्ट करते कि स्पर्म एनालिसिस, AMH ये करवा के रखो। पर आप यंग हो, ठीक है, आप ट्राई करो, नहीं होता है तो ये सब करा दो। ये भी एक बैलेंस्ड ओपिनियन है जी, ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा लेट 30s और अर्ली 40s में अभी प्रिपेयर्ड हो, आप करना चाहते हो, ठीक है, देन आई थिंक जाके देखना, टेस्ट कराना ज़्यादा बेहतर है। उसमें क्या कर सकते हैं, एक AMH मार्कर है जो एग रिजर्व के बारे में बात करता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, ये AMH मार्कर जो वुमेन में है वो नेचुरल कंसेप्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते करके सोचते हैं। बहुत सारे कपल्स हमें बोलते हैं कि हम अगर एक फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, और वुमेन ना इस मार्कर को एज ए सिंगल ओवर रिलायंट मार्कर बना दिया। एक्चुअली वुमेन ने नहीं बनाया, पूरा सिस्टम मिलके बनाया कि यही है आपका रिजल्ट, ठीक है। वैसा बिल्कुल नहीं है। वो एग रिजर्व के बारे में बात करता है, उसका राइट क्लिनिकल यूसेज है कि एग रिजर्व समझना, और कोई IVF कराने के लिए डिसीजन ले लिया, फिर डॉक्टर्स को क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो AMH लेवल्स पर डिपेंड करता है। सो व्हाट इज AMH एग्जैक्टली, और ये कब कराना चाहिए? AMH एंटी म्यूलेरिन हार्मोन है। हर एक वुमेन जो जब इस धरती पे आते हैं वो अपनी माँ के कोख से ही उनके ओवेरी में अंडे से आते हैं, एग से आते हैं, ठीक है। अंडा, फॉलिकल, ये दोनों बहुत सिनोनिमसली यूज होता है, दोनों में फ़र्क है। तो फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं, ठीक है, और ये सब ओवरी में है। करीबन 10 lakhs to 20 lakhs एग्स बाय द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं। जब तक प्यूबर्टी आते हैं ना, उसमें आधा रिजर्व नेचुरली डिप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद से हर एक साइकिल में 15-20 फॉलिकल्स जो है वो बाहर आते हैं। उसमें से एक कोई डोमिनेंट एग जो है ना, उसमें सारे फॉलिकल्स में एक डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर जो एग है वो रप्चर होके, ग्रो होके, मैच्योर होके बाहर आता है, ठीक है। और ये फॉलिकल्स जो रिलीज करते हैं हार्मोन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ रप्चर में, उसको हम AMH हार्मोन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या मात्रा में, क्या कॉन्सेंट्रेशन में AMH है, वो बताता है कि एग रिजर्व कितना हो सकता है। ओवरी इज लाइक ए ब्लैक बॉक्स, उसके अंदर कितना एग्स है किसी को पता नहीं है। तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा एक वुमेन कब मेन्योपॉज पे जाएंगे, उनकी सारे एग्स कब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। पर AMH लेवल से एक अंदाज लगता है कि अंदर कितना एग्स है। अब ये AMH को एक एंट्रल फॉलिकल स्कैन, AFC करके होता है, एंट्रल फॉलिकुलर स्कैन से टैली भी करना पड़ेगा। उस महीने के साइकिल में कितना फॉलिकल्स आ रहे हैं जी, वो हम चेक कर सकते हैं। फॉलिकल स्कैन में दिखता है, एक्स माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखता है, ठीक है। तो उस साइकिल में लेट्स से 4-5 फॉलिकल्स आया, AMH भी कम है, हाँ मतलब 15-20 आना चाहिए था, 4-5 आया। नेचर देखिए कितना इंटेलिजेंट है, अगर अंदर कम रिजर्व है तो हर महीना कम कम बाहर भेज रहे ताकि वुमेन ज़्यादा साल के लिए फर्टाइल रहे। राइट, हमें कितना एग्स चाहिए एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए? 1 एग चाहिए। तो भले उस साइकिल में आपकी कम फॉलिकल्स आ रहे बाहर, आपका नेचुरल फर्टिलिटी पोटेंशियल उससे कुछ डिफाइन नहीं हो रहा। सो ये AMH टेस्ट होता है, उससे ना एक अंदाज़ा लगता है कि मेरा ब्लैक बॉक्स के अंदर लाइक हाउ मच एग्स आई हैव टू स्पेंड। ओके, ये दिस इज वन गुड मार्कर, बट इसका एक साइड, ये मार्कर इतना पॉपुलर हो गया तो सब सोचने लग गया कि ये, मुझे एक मिसकंसेप्शन ये डेवलप हो गया कि मेरा AMH ही मेरा सब कुछ है।
तो कोई 0.6 And that will 0.7 define your pregnancy journey. या नो इट इज़ नॉट डिफाइनिंग योर प्रेगनेंसी जर्नी. काफ़ी लोग कराते भी नहीं AMH टेस्ट. Yes. उनका काम में AMH होता होगा, वो नेचुरली कंसीव कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कभी. पता भी नहीं. So many people don't know. I didn't know about it. Yeah. I think only if you're facing some infertility issues and Yeah. you've been trying for a long Yeah. time, उसके बाद कहीं जाके एक ऐसा टेस्ट है शायद जिस पे आप ध्यान देंगे. But again, my initial question was अगर आप अपना conceiving journey थोड़ा delay करना चाहते हैं, Right. so are there any ways to check कि you still have time to kind of balance it out? Yeah. So there is one this egg eraser. Yeah. And men में तो semen analysis, sperm health का डिफाइन करने के लिए 3 मेजर पैरामीटर्स है. हाँ. काउंट, एक सिंगल ml में कितना मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स है. ठीक है. मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी. मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म सेल्स 100 में से कितना % नॉर्मल है, कितने % एबनॉर्मल है. Yeah. शरीर में 100 में से 4% भी नॉर्मल सेल्स है तो नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल होता है. Okay. ठीक है. तो 4% से कम है तो नेचुरल कंसेप्शन में दिक्कत आता है. तो हेड टेल ऐसा स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर होता है. तो मॉर्फोलॉजिकली सही है कि नहीं. मोटिलिटी कितना % सेल्स स्विम कर पा रहे हैं, मोटाइल है. तो ये 3 मार्कर से आपका स्पर्म हेल्थ के बारे में पता चल जाता है. Okay. तो आपको मतलब आपको ज़्यादा क्यूरोसिटी है पता करने के लिए तो ये दोनों टेस्ट कर सकते हैं. बट इन जनरल कोई यंग है, इट इज़ बेटर ऑलवेज ट्राई नेचुरली, फॉरगेट अबाउट ये मन में हटा के. पर हाँ, ट्राई करने से 3-4 महीने पहले के टाइम आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके ट्राई कर रहे तो डेफिनेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर एग एंड स्पर्म हेल्थ. बिल्कुल. That was my next question. If you have decided that you want to conceive and now you want to have a baby, so एक 1000-day cycle जो हम बोलते हैं, राइट. क्या वो सिर्फ कंसीव होने के बाद स्टार्ट होता है या उससे बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है? तो आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छा चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आयुर्वेदा एक कपल को पेरेंट्स कब मानते पता है क्या? जब उनकी दिमाग में एक सीड आता है कि लाइक नाउ वी वांट टू, या तब से. एंड इसका एक डीपर मीनिंग है. तब से वो जो भी कर रहे हैं वो जेनेटिकली बेबी पे असर दिखाएगा. राइट. वाओ. तो स्पर्म सेल जो है वो 90 डे का साइकिल में रीसेट होता है. राइट. तो स्पर्म को जनरेट होके, ग्रो होके, नर्चर होके पूरा शरीर से बाहर आने में अबाउट 45 डे टू 90 डे का साइकिल लगता है. एग्स भी आप देखिए, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या LH हार्मोन, ये हार्मोन्स ना जो एग्स है वो आपके बहुत सारे एग्स डीप स्लीप स्टेट में हैं, उनको जगा रहे कुछ उनमें से, फिर वो ग्रो हो रहे, मैच्योर हो रहे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो एग बाहर आ रहे या फर्टिलाइज हो रहे. ठीक है. तो 3 मंथ विंडो जो है ना, ये सारे प्रोसेसेस को बहुत ऑप्टिमाइज कर सकता है ताकि बेटर जेनेटिक क्वालिटी मिले. जो बेबी आ रहे हैं वो 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फादर से, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से लेके आ रहे हैं. राइट. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर स्टेट ऑफ माइंड एंड योर ओवरऑल 3 months ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा असर क्रिएट करता है. ठीक है. एंड जेनेटिक्स भी नहीं, एपी जेनेटिक्स भी है. बहुत सारे मेल्स बोलते हैं, फर्टिलिटी में भी पता है, बहुत सारे मेल्स बोलते हैं हमारा टेस्ट तो ठीक आया, ठीक है, इनका प्रॉब्लम मतलब कुछ तो वाइफ का चल रहा है तो हम कुछ क्या करेंगे. पर आपका जो BMI है वो बताता है कि फ्यूचर में कार्डियक हेल्थ बेबी का क्या होने वाला है. There is a heart to body weight ratio that depends on the father's BMI before conception. Right. So overall epigenetics मतलब वो 3 months में उनका जो लाइफस्टाइल है, कौन सा जीन्स बेबी में ऑन ऑफ होने वाला है, एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस कैसे आने वाला है, वो चीज़ भी बताता है. सो अगर हम प्री कंसेप्शन फेज की बात करते हैं एंड वी से कि हमें अपनी बॉडी और माइंड को एक बहुत ही हेल्दी स्टेट में लाना होगा बिफोर वी कंसीव, बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बेबीज हेल्थ. सो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस वी शुड फोकस ऑन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन योर रूटीन टू इंश्योर दैट वी आर रेडी फॉर दिस फेज. तो आई थिंक काफ़ी कुछ कर सकते हैं. सबसे पहला जो भी मैं बोलना चाहूँगा, उससे पहले बोलूँगा कि ये जो भी आप करेंगे ना, ऐसा प्रेशर के साथ मत कीजिए. जी. आई थिंक कपल शुड
टॉक टू ईच अदर, हाँ, ठीक है, वो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस एकदम क्लियर करना चाहिए. आर वी बोथ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली रेडी? टोटली, वो टाइम आप ले लीजिए खुशी के साथ ये जर्नी करने के लिए, बिल्कुल. राइट. एंड देर इज़ नो प्रेशर लाइक ये करने से ये होगा, ऐसा होगा. सो इट शुड कम फ्रॉम दैट स्पेस. Yeah. Like we are walking together for the new chapter of life, right? Absolutely. Then अब क्या कर सकते हैं? I think one physical movement, जो भी आप strength training करना पसंद करते हैं, या swimming और yoga, something to move the body, वो Yes. काफ़ी help करता है. Second is nutrition पे ध्यान देना. जी. Antioxidants आपकी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं. आजकल हमारे खाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट रिचनेस तो चला गया है. जो विटामिन सी एक ऑरेंज में मिलता 10-20 साल पहले, अभी 3 से 6 ऑरेंजेस खाना पड़ेगा उतना ही विटामिन सी लाने के लिए, राइट. तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, इसलिए फोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स प्री कंसेप्शन फेज में भी, क्योंकि हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी होती है काफ़ी सारे लोगों की. B12, D3 की भी बहुत कमी होती है लोगों में. बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वो बहुत फिटिक फील करते हैं. इट्स अ स्मॉल vitamin in the body that is creating lot of havoc inside, right? So ये deficiencies कुछ है क्या? एक ब्लड वर्क करना है तो कर लीजिए, विटामिन सप्लीमेंट्स ले लीजिए, खाना अच्छा घर का खुद का बना हुआ वो बेटर है. लाइक बी मोर माइंडफुल. एक चीज़ है BMI, अगर आपका BMI थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसको करेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी. जी. I would say this only, like, Yeah. just. And these are things which are not just related to pregnancy and conceiving a baby. In general, आपके health के लिए बहुत important है. Right. As you age, so True. these lifestyle changes are very much needed. Absolutely. बिल्कुल. If we talk about today's generation, मुझे ऐसा लगता है, और studies also show कि fertility issues बहुत बढ़ गए हैं compared to our parents' generation. What do you think are the lifestyle and the environmental factors जिनकी वजह से issues अभी increase हो रहे हैं? Environmental factors तो बहुत सारे हैं. हमको लगता है कि स्ट्रेस, BMI और सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, पर वो इतना ज़्यादा इरिवर्सिबल इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं. हमने पहले भी बात किया, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स काफ़ी ज़्यादा इरिवर्सिबल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं कुछ केसेस में, और बहुत ज़्यादा हैवॉक भी क्रिएट कर रहा है. बिल्कुल. तो ये टैलेट्स, बिस्फेनॉल, ये माइक्रो प्लास्टिक्स, अभी हमारा फूड चेन में भी प्लास्टिक है, सी फूड में प्लास्टिक है, ये सारे चीज़ें जो बॉडी में जाकर ये बॉडी में चले जाते हैं ना, अपना बॉडी को पता नहीं वो क्या है. जी. दोज आर फॉरेन केमिकल्स. So our body is confusing them with human reproductive hormones, which is impacting hormonal system, which is impacting the organ system. ठीक है. So I think we are victims of the surroundings to definitely some extent. Yes. ठीक है. इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं तो ये सब हम दिल्ली में यही दुआ पे है, ठीक है, यही पोल्यूटेड हवा पी रहे हैं, किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, ये कैसा होता है? तो ये बात समझना ज़रूरी है. एक ह्यूमन में जो आउटकम आता है ना, वो दो चीज़ों से बनकर आता है, एक जेनेटिक्स है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर से है. तो सेम एनवायरमेंटल फैक्टर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के लिए अलग अलग आउटकम भी देता है. कुछ लोग कहते हैं मेरा दोस्त दारू पीता है, सिगरेट स्मोक करता है, वजन ज़्यादा है, उन्हें तो पहले ट्राई में ही हो गया. मैं तो बहुत बैलेंस लाइफस्टाइल जीता हूँ, मुझे बीपी, डायबिटीज, शुगर कुछ भी नहीं है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? वाई मी? सो एनवायरमेंट is like Inferno movie जैसा, like randomly we are getting impacted, attacked, right? Randomly we are getting attacked. So वो समझ लीजिए. And ऐसा भी नहीं है कि आपने वो चीज़ हटा दिया. फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोक कर रहा है, उनमें वो गिल्ट रह जाता है कि शायद मेरी स्मोकिंग की वजह से सब हो गया. वो रूट कॉज एग्जैक्टली क्या आपको ये किया वो बताना मुश्किल है, पिन पॉइंट करना. और ऐसा भी नहीं कि आपने स्मोकिंग बंद कर दो तो एकदम से आपको ये प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएगा. अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है. वो स्मोकिंग रोकने से डेफिनेटली प्रोसेस एक्सेलरेट होगा, आपकी हीलिंग प्रोसेस डेफिनेटली एक्सेलरेट होगा. सो एनवायरमेंट हैज़ चेंज, वी आर विक्टिम्स ऑफ आवर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो. आज मैं चाहूँगा मेरा घर में प्लास्टिक्स ना आए, ठीक है.
मैं मैक्सिमम सब्जियां बाहर से लेके आता हूँ, नारियल पानी भी पीता हूँ कि स्ट्रॉ नहीं मंगाता हूँ। पर मैं सड़क पे चल रहा हूँ, कोई वहाँ प्लास्टिक जला रहा है, उधर पूरा धुआं में प्लास्टिक ही है। तो हम इस सोसाइटी के पार्ट है, हम आइसोलेटेड नहीं है, तो हमारी फूड चेन इन सबको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एंड इवन द फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो भी 100% प्योर हाँ, नहीं है। मतलब एज यू सेड 8 ऑरेंज वर्सेस 6 ऑरेंज to get those nutrients today. Yeah, certified organics we don't know, we have not seen the sources, so we are a part of the society and we are getting impacted। आजकल किसी को भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बात बोल के मैं सबको हम ये बोलते हैं कि प्लीज़ इसको ऐसा मत सोचिए। मेल्स स्पेशली ना, उनको ये लगता है कि मैं कम मर्द हूँ क्या, मेरा स्पर्म क्वालिटी हो गया। तो इट्स ए chemical reaction that is happening, right? Yeah. Which is it's a function. Our body is a function. There are some inputs and there is an output. You have nothing to do with it, right? And you definitely have so many things to do with it to correct once you got to know. Yeah. So this is what I would say. I've also seen news like कि अगर लैपटॉप आप अपने लैब में रखते हैं या फोन अपनी पॉकेट में रखते हैं, that also impacts the sperm quality or sperm count. Is that true? हाँ, true, very true. क्या होता है, अभी मेल बॉडी आप देखेंगे, टेस्टिकल्स बॉडी से सेपरेटेड क्यों हैं? उनको थोड़ा 1-2 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन करना पड़ता है, तो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस जहाँ से स्पर्म सेल प्रोडक्शन हो रही है, ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसीजर है। बहुत सारे मेल्स में टेस्टिकल एरिया में स्वॉलन वीन्स होते हैं, जिसको हम वेरिकोसल कहते हैं। तो वीन्स स्वेल हो गया, जैसे एक पाइप एक ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ही इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इट्स वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। अब अभी कोई अपना जेनिटल एरिया को बहुत ही हीट को डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन तो डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों का प्रोफेशन से ऐसा होता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर पे रखना पड़ता है। सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पैक्टिंग। अभी किसी को मजाक लगता होगा कि लैपटॉप ऐसा रख के काम मत करना, मे बी कल को तुमको दिक्कत आ जाएगा, वो हंस के चला जाएगा, पर ये सच्ची है। पर अब द आइडिया इज टू कीप योर जेनिटल एरिया not get affected too much by external temperature, heat and radiation. Yeah, 100%. Besides that, I think stress also एक ऐसा factor है जिससे आपको ovulation and fertility बहुत ज़्यादा impact होता है. Yeah. So tell me more about that. अभी स्ट्रेस के बारे में बोलूँगा तो सुनने वालों को इसकी पॉइंट की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस सोच के स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। Yeah. तो स्ट्रेस एक एनवायरनमेंट हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे, तो एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स आता है बॉडी में। तो आज के ज़माने में सबके लिए हो रहा है। हाँ. आप कुछ काम भी नहीं कर रहे, बैठे बैठे इंस्टाग्राम देख रहे, दूसरों की लाइफ के बारे में देख के आपको लगता है मैंने ये काम फिनिश नहीं किया, स्ट्रेस बढ़ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो स्ट्रेस कर क्या रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। वुमेन में आपने देखा होगा, जो भी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, एक स्ट्रेसफुल मंथ में डेफिनेटली कुछ तो फर्क देखा होगा। पीरियड्स डिले हो गया या पेनफुल पीरियड्स है, मे बी अर्ली, हाँ जल्दी आ गया, या साइकिल की ड्यूरेशन कम हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? फीमेल बॉडी में द कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड ओवरीज इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो you know, hypothalamus part of the brain, it produces, it gives signal. There are beautiful messengers, communicators in the body called hormones, जो बॉडी को बताते कि कब क्या टाइम पे क्या होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन दैट हार्मोनल हेल्थ इज गेटिंग डिसरप्टेड, स्ट्रेस डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को हिट करता है, फिर उससे हार्मोनल हेल्थ में इम्पैक्ट आता है, फिर बॉडी को सिग्नल सही से नहीं जा रहा, फिर साइकिल इम्पैक्ट हो रहा है, एक क्वालिटी इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, मेरा 18th डे में जितना एग ग्रो करना चाहिए वो 14th डे के बराबर ग्रो कर रहा है। क्यों? कम्युनिकेशन और सिग्नल से सब सही से नहीं जा रहा, तो एग ग्रो नहीं कर पा रहे। सो ओवरऑल इट इज़ इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो स्ट्रेस से इम्पैक्ट है। बहुत सारे कपल्स ने ये देखा कि सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर दे फेड अप, लगी छोड़ देते यार इसको, बाहर जाते घूमने, वेकेशन लेते,
फिर एक दो महीने के बाद उनको प्रेगनेंसी का रिजल्ट मिल जाता है। ये डॉक्टर्स ने ना कम से कम एक आध केस तो देखा ही होगा। जब वो कॉन्शियसली ट्राई कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस के साथ ट्राई कर रहे हैं, वो सब वो छोड़ दिया, देन इंटरकोर्स बिकेम्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे वर एंजॉयिंग, स्ट्रेस वाज नॉट देयर ड्यूरिंग दैट टाइम। व्हेन 2-3 महीना, मैं नहीं बोलूँगा कि आप सब स्ट्रेस छोड़ दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अंडरलाइंग कॉज क्या है वो पता नहीं है हमें। बहुत सारे लोग जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, डॉक्टर सारे टेस्ट कर देते, बोल देते कि आप में से कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ठीक है। वो लोग ना कुछ ट्राई कर लिया, फिर उन्होंने छोड़ भी दिया, फिर ठीक है यार वो रिलैक्स हो जाते करके कर दिया। उनमें से कुछ लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, सो मे बी स्ट्रेस वॉज द रीजन देयर, राइट। सो दिस इज इन फीमेल हेल्थ। इन मेल हेल्थ ऑल्सो stress hormones, cortisol depresses testosterone secretion, which might impact sperm health negatively, and spermatogenesis process. So stress, see hormones are also, एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो वो दूसरे हार्मोन के लेवल घटाता है। दे ऑल शुड एग्जिस्ट इन बैलेंस इन द बॉडी, देन द सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली, राइट। दीज आर द मैसेंजर्स इन द बॉडी। मेरे साथ पर्सनली हुआ है ऐसा। आई रिमेंबर विद माई फर्स्ट वन, ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस लेबर इंड्यूस करना पड़ा था। सो द डॉक्टर स्टार्टेड द प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, एंड स्टिल द आई वाज नॉट हैविंग, it was not getting initiated. Or eventually what happened, it was the 5th day and still the labor didn't start. Then my doctor said, you know what, go home, go out for dinner. So we were not in India, we were back in Europe that time, and then my husband was there. He said, okay, let's go to your favorite pizzeria to have a pizza. I was like, okay, let's go. So we went out for dinner, and I had my favorite pizza, and by the time I reached home, my labor started. And then we had Gracia that night. So it's just, I don't know how it works, but there is some connection. So you mentioned you come from the family of Ayurveda. और आपके ancestors Ayurveda practitioner रह चुके हैं. And there is one, अगर हम ancient practices की बात करें, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करें, उसमें एक प्रैक्टिस होता है गर्भ संस्कार, जो आई थिंक अब वापस से पीपल आर स्टार्टिंग टू अडॉप्ट इट. सो आई वांट टू नो व्हाट इज़ गर्भ संस्कार, और इसका मॉम्स के माइंडसेट पे और बेबी के डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है. एक्चुअली गर्भ संस्कार सबको लगता है कि आयुर्वेदा से आया है. एकदम आयुर्वेदा में एक्सप्लिसिटली गर्भ संस्कार मेंशन नहीं है. ओके आयुर्वेदा में गर्भिणी परिचर्या, मासानुमासिक परिचर्या, इसके बारे में बताया गया है. क्लासिक टेक्स्ट बुक्स ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदया, ये सब हम बात करेंगे. इसमें उसी फिलॉसफी को हम आज गर्भ संस्कार एक मॉडर्न टर्म कॉइन किया है जो हम समझ रहे है ना. ऐसा मेरा मानना है. और क्या बताया गया है आयुर्वेदा में, प्रेगनेंसी में आचार विचार व्यवहार, द लाइफस्टाइल दैट ए मदर गोज थ्रू is going to give birth to a supraja, a healthier, happier progeny, right? तो उनको with time, actually way before ultrasound, चरक संहिता में बताया गया कि month on month baby fetus in the womb का development कैसा होता है. I mean there is no way somebody can do that, right? While ultrasound से काफ़ी थोड़ी पहले ही वेस्टर्न साइंस में पीडियाट्रिशियंस एक न्यूबॉर्न बेबी को कुछ क्या कहते हैं, कुछ प्रोसीजर्स करना है तो एनेस्थीसिया के बिना करते थे. क्योंकि वो उनको लगता था कि दे डोंट फील एनीथिंग. बेबी इन द वूम को एक ब्लॉब ऑफ मास माना जाता था. अल्ट्रासाउंड ये सब आने के बाद हमें पता चला कि बेबी हंसता भी है, रोता भी है, कैसे क्या क्या डेवलप होता है ये सब चीज़ें. तो वो सारे ये मासानुमासिक परिचर्या गर्भिणी परिचय में लिखा गया था. तो उनको ध्यान करना चाहिए, क्या वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और खाने में क्या इस मंथ में क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो सारे चीज़ें बताई गई. बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल process so that you can optimize outcomes for the next generation. Amazing. And it's not something कि बच्चे के लिए ये कर दो. A healthy happy family give birth to a healthy happy child. I would say family. Absolutely. Right? How the surroundings are there, how the partner is supportive, and mother is the primary caregiver, mother is nurturing, right? और
यही है गर्भ संस्कार। सो कब स्टार्ट करते हैं हम गर्भ संस्कार प्रोसेस, किस मंथ में होता है ये? स्टार्टिंग से ही, Okay. फ्रॉम द मोमेंट she got to know that she is pregnant. Okay. I think from that time it matters. वहाँ से many people say कि हम 7th month में है, 8th month में है, are we too late or something? So we say that the best time to गर्भ संस्कार is today if you're already pregnant. हाँ हाँ ओके, सो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। स्टार्ट मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं करना है। क्या है, हम अभी प्रैक्टिकली मैंने कर दिया इस जनरेशन के लिए गर्भ संस्कार। 3 इंटरवेंशंस आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके ठीक है, 1 इज़ योर आहारा, 2nd इज़ योर संवाद, दैट इज कॉन्शियसली बॉन्डिंग एंड कनेक्टिंग विद द बेबी, 3rd इज़ योर प्रीनेटल योगा प्रैक्टिसेस और एनी मूवमेंट ऑफ योर चॉइस। ओके, सो ये 3 इंटरवेंशंस आपको बहुत हेल्प करेगा। सो आप 2nd ट्राइमेस्टर में है, 3rd ट्राइमेस्टर में है, बेबी की ग्रोथ के हिसाब से आप क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो आपकी मील में इंक्लूड कर रहे हैं, आपका वेट आपके बेबी के वेट के हिसाब से वो कर रहे हैं क्या। सो बेसिकली बीइंग मोर माइंडफुल अबाउट योर जर्नी। लोग रहते ही है माइंडफुल इन जनरल टू देयर कैपेसिटी, बट लर्न मोर एंड इंक्लूड दीज 3 इंटरवेंशंस एज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। कमिंग बैक टू द फर्टिलिटी पार्ट, एग फ्रीजिंग, राइट, अब उसके बारे में बहुत अवेयरनेस भी आ गया है और एक प्रैक्टिस हो गया है जो पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग। बट क्या एग फ्रीजिंग का एक आइडियल एज होता है? शुड डू इट एट 25 और 35? You know, something like that is in place. And are there any things to be mindful of? Again, these are all very personal choices. Yeah. एग फ्रीजिंग से पहले आप आपके ऑप्शंस एवेल्युएट कीजिए। आप कभी ना कभी एक पेरेंट बनना चाहते हैं, इसलिए Yeah. आप आपके एग्स को फ्रीज कर रहे हैं। Yes. ठीक है, देन एंड आपको सर्टेनिटी नहीं है टाइमलाइन पे, इसलिए हाँ. आप आपकी पर्सनल चॉइस पे है। बिल्कुल। ठीक है, सो बिफोर 35 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन एग्स होना का चांसेस काफ़ी कम होता है। सो इट्स बेटर बिफोर 35। पोस्ट 35 भी कर रहे तो सी एग क्वालिटी विथ एग रिजर्व तो विथ टाइम तो कम होते हुए आ रहा है। एग क्वालिटी यू हैव ऑलवेज अ पोटेंशियल टू इम्प्रूव, Yes. राइट, बट नेचुरली विथ एज ना क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी बढ़ रहे हैं। तो टेकिंग ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आई वुडंट वांट टू टेल ए ब्रैकेट कि 25 से 30 में होना चाहिए या 30 से 35 में होना चाहिए, वैसा नहीं है। व्हेन यू हैव अ डिसीजन यू फ्रीज अबाउट एग्स, आई डोंट वांट टू से दैट दिस इज द राइट टाइम एक्सेट्रा। And are there any things to be mindful of in the sense like आप इस प्रोसेस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Is there anything like that? एक ही चीज़ है, आप ना वेन एवर फर्टिलिटी हेल्थ में जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, डोंट टेक देम अंडर द प्रेशर। हाँ। ठीक है, कोई दबाव में आके ये मत कीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट द इंफॉर्मेशन। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस है और ये ऑप्शन का ये बेनिफिट है, ये रिस्क है। Yeah. ऐसा मैंने सारा ऑप्शंस का बेनिफिट्स और रिस्क समझ लिया। वो समझने के लिए आपको जिनके पास भी जाना पड़े जाइए, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है वो समझ लीजिए, फिर एक डिसीजन ले लीजिए, जिसको हम कहते हैं कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल। मैंने एक किसी कंसल्टेंट के पास गया, उनके भरोसे सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। You have to learn and evaluate what is right आपको for मेहनत you. करनी। So इंडिया में C-section के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। Why do you think that is happening? And is there any way that we can prepare our bodies to move towards natural birthing experience? WHO रिकमेंड करता है कि एक सोसाइटी में 20% से ज़्यादा सी सेक्शंस नहीं होनी चाहिए कोई भी देश में। हमारी भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो 47.8% सी सेक्शंस हो रहे हैं। मतलब हम काफ़ी ऊपर है Yeah, से। yeah, way यूएस और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में वो नंबर 30% के नीचे ही है काफ़ी हद तक। और स्कॉटलैंड जैसे कंट्रीज़ में अगर 27% भी हो जाता है ना, वो 24% 3% गिराने के लिए ऑडिटिंग प्रॉपर पूरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बैठ जाता है। और कुछ स्टेट्स में हमारे जैसे तेलंगाना है 80% सी सेक्शन रेट्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 80% लाइक 4 आउट ऑफ 5 वुमेन। अगर 1 आउट ऑफ 5 वुमेन को ज़रूरत है एज अ लाइफ सेविंग मैकेनिज्म, 4 को हो रहा है, मतलब 3 को तो अननेसेसरीली हो रहा है। तो ये चल रहा है।
इसके पीछे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजंस है, मतलब मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं वो बताना चाहूँगा जो मैंने सीखा इतनी सालों से। और एक बहुत ही गलत धारणा है लोगों में कि डॉक्टर से पैसों के लिए कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर को दोष देना भी बिल्कुल सही नहीं है। अभी हो क्या रहा है, बाकी देशों में मिडवाइफ करके एक प्रोफेशनल होते हैं, जो एक आप समझिए गर्भावस्था एक बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। सोसाइटी में बहुत महिलाएं उसके थ्रू गो थ्रू करते हैं। वो डिलीवरी के लिए आप एक 8 साल पढ़ाई किया हुआ एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल को ही कर पाएंगे वो चीज़, तो हम बॉटल नेक कर रहे हैं। 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं भारत में, कोई भी टाइम पे देखेंगे 1 लाख डॉक्टर्स है, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरीज कैसे होगा? आप खुद ही आपके कितना सुंदर अनुभव के बारे में बात किया, आपकी बर्थिंग का 5 दिन आपका टीम आपके साथ था, बिल्कुल पेशेंटली। तो भारत में वो लग्जरी है ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास मिडवाइफ्स नहीं है। मैं और मिडवाइफ कोई दाइमा नहीं होती है, मिडवाइफ एक ट्रेन प्रोफेशनल है, वो बर्थिंग्स खुद से कर सकते हैं, नेचुरल बर्थिंग्स। तो बाहर कैटेगराइज किया जाता है लो रिस्क हाई रिस्क। लो रिस्क मदर्स को मिडवाइफ्स करते हैं, हाई रिस्क वालों को ऑब्स्टेट्रिशियंस करते हैं, और सेम यूनिट में डिलीवरीज होते हैं। तो लो रिस्क कैटेगराइज मदर को भी कभी ऑब्स्टेट्रिक केयर चाहिए तो इमीडिएटली टीम वहाँ देख लेते हैं, तो प्रॉपर सीमलेसली होता है। ये एक मेजर कारण है, हमारे पास मिडवाइफ्स नहीं है, हम डॉक्टर पे रिलाइड है। अब हम दिल्ली में बैठे हैं, एक दिल्ली में आप जानते ही ये तो सेलिब्रिटी डॉक्टर है, मुझे इनसे ही कराना है। वो सेलिब्रिटी डॉक्टर 20-25 डिलीवरीज करते हैं महीने का, और एक लेबर 8 घंटे से लेके 72 आवर्स तक जा सकता है, ठीक है। अब उनको 20 डिलीवरीज करनी है, उसमें 16 डिलीवरीज नेचुरल कैसे हो सकता है? उनकी नींद खराब हो जाएगी, जीना खराब हो जाएगा, नहीं हो सकता। एक सबसे पहला ये है। दूसरा कारण ये है कि लोगों में भी ये मानसिकता है कि मुझे जो भी डॉक्टर से मैं पूरा टाइम बात करती हूँ वही आके मुझे डिलीवरी करनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, वो डॉक्टर्स के लिए कोवर्किंग स्पेसेस बन गए हैं। मतलब एक कोई टीम वर्क नहीं होता। इसका क्या मतलब है? एक डॉक्टर है, वो सुबह दिन से रात तक 40-50 गर्भवती महिलाओं को या कपल्स को मिलते हैं, वो अपना ओपीडी में। रात को डिलीवरी का कॉल आता है, वो करना पड़ा, सुबह उनके पास 40-50 लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना पेशेंटली उनके साथ रह के बेस्ट केयर दे पाएंगे बिना सोए हुए, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है डॉक्टर, वो कहता है कि इंडिया में सी सेक्शन रेट्स का एक ही मेजर कारण है ऑब्स्टेट्रिशियन डिस्ट्रेस, ठीक है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। और तो ग्रुप प्रैक्टिस नहीं होता। बाहर काफ़ी सारे जगहों पे, इंडिया में भी कुछ हॉस्पिटल्स है फर्नांडिस जैसे, जहाँ पे ग्रुप प्रैक्टिस होती है। आप रात को जाते हो वहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे, वहाँ पे रोस्टर में जो भी डॉक्टर है वही करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा केपेबल है आपको बेटर सर्विस देने के लिए। तो ग्रुप प्रैक्टिस नहीं है। ये इसकी वजह से कि हमारी मानसिकता की वजह से मुझे वही डॉक्टर चाहिए, ठीक है। आपका फाइल है, कोई भी एक कॉम्पिटेंट टीम जो टीम वर्क करते हैं, आपकी फाइल देख के आपके बारे में वो जान लेंगे और कर लेंगे। इतना भी ज़रूरत पड़ी तो आप डॉक्टर से बात भी कर लेंगे। बिल्कुल। तो सिस्टम में भी बदलाव आनी चाहिए, अपने मानसिकता में बदलाव आने चाहिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है। और ये 2 चीज़ें एक मेजर कारण है हमारी सी सेक्शन रेट्स इतना ज़्यादा है। आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी तरह से 2 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ भी करेंगे ना, वहाँ पे आपकी बर्थिंग टीम कोऑपरेटिव नहीं है, वो डिसाइड करेंगे, आप थोड़ा ऐसा हेल्पलेस सिचुएशन में रहेंगे, आप क्या करेंगे, राइट। तो आप आपकी तरफ से 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है तैयारी। आप फिजिकली मेंटली कैसा तैयारी कर रहे हैं, उसमें योग जो है वो बहुत मदद करता है आपकी पेल्विक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आप जो प्राणायाम करते हैं वो आपको लेबर के टाइम पे ब्रीदिंग और पेन कोपिंग में बहुत मदद होता है, ठीक है। और आप खुलते हैं, ऐसा आप जब मानसिक संतुलन भी मैनेज करते हैं, आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, फिर आपकी बॉडी भी अलाउ करती है अच्छा बर्थिंग के लिए है, ठीक है। तो योग करना
बहुत इजी है, बहुत स्टडीज़ भी पब्लिश हुआ, जो योगा करते हैं उनका लेबर की ड्यूरेशन कम होता है, लाइकलीहुड ऑफ नेचुरल बर्थिंग बढ़ता है। या ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस। इन्फॉर्मेशन समझिए, अभी विद सोसाइटी ना क्या हुआ, जो बर्थिंग का विजडम है ना वो हमसे चला गया, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। अभी कोई कपल से हम बात करेंगे बर्थिंग और लेबर, फिर उनके दिमाग में क्या शब्द आते हैं? डर, अनसर्टनिटी या काटना, ये सब मतलब वही चीज़ है। मूवीज भी कितना खराब कर दिया। लेबर मतलब एक सायरन घूमता जाता है, लेबर कहाँ इमरजेंसी है, स्पेशली फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर के लिए। 8-9 घंटा आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलता है, जिसमें हॉस्पिटल वाले खुद बोलते हैं माता ही है अभी, है ना। तो लेबर के बारे में बहुत अनलर्निंग करनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है, लर्निंग नहीं, उसके लिए चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस ज़रूरी है। तो तब आप क्या कर पाएंगे, आपको पता है डॉक्टर कब सी सेक्शन की कॉल लेंगे। ठीक है, आप आपकी लाइक्लीहुड कैसे बेटर कर पाएंगे, आप डॉक्टर से कैसे बात करके एक बर्थ प्रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप सच्ची में एम्पावर्ड रहेंगे। रवि, आई वुड ऑल्सो से कि थैंकफुली वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं, सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, और ऐसा ही एक ऑप्शन है IVF का। सो व्हाट इज़ IVF एग्जैक्टली? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है जिसमें स्पर्म सेल और एग, फीमेल एग को और मेल स्पर्म सेल को लेकर लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। और एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो को वापस फीमेल बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। एम्ब्रियो इज नथिंग बट बेबी, राइट? व्हेन द एग एंड स्पर्म गेट्स फर्टिलाइज्ड, सो एम्ब्रियो को वापस इम्प्लांट किया जाता है टू एक्सपेक्ट प्रेगनेंसी। सो एक टेक्निक है। इज देयर एनी राइट टाइम जहाँ पे कपल्स को IVF कंसिडर करना चाहिए? सो लाइक एवरी अदर टेक्नोलॉजी कभी बोन और बेन नहीं हो सकता। कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो बोन और बेन हो सकता है। IVF बहुत अच्छा टेक्निक है, बट हो सकता है एक कपल के लिए वो अच्छा टेक्निक नहीं हो। तो आपकी प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो आई थिंक आई वुडंट से कि इस समय आपको IVF जाना है, इस समय आपको IVF नहीं जाना चाहिए। वो किसी को अपनी पर्सनल कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर से बात करके एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, IVF करने से पहले 3-4 सवाल आपको खुद प्लीज़ कीजिए। क्या ये मैं पूरा सब समझकर, मेरे ऑप्शन समझकर एक निर्णय ले रहा हूँ, या फिर मैं एक प्रेशर में निर्णय ले रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर किया है जो इतना इन्वेजिव नहीं है, लेकिन जो इतना इन्वेजिव नहीं है और मुझे सक्सेस दे सकते हैं? क्या मैं सारा ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया क्या IVF जाने से पहले? ठीक है, और क्या मैं फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली इस प्रोसेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ क्या? ये 3-4 सवाल आप खुद करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक कपल को मैंने देखा था। उन्होंने उनकी घर में 6 महीने के बाद शादी है। ठीक है, कजिन की वेडिंग है, बड़ा जॉइंट फैमिली है, सारा कजिन्स के बच्चे हैं। तो एक तो है गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, ये लोग ना सता दिए लोगों को सवाल पूछ के। ठीक है, तो वो उनको प्रेग्नेंट बन के ही जाना है वो शादी में, वरना वो शादी ही नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अपना IVF करा लिया। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनकी पर्सनल चॉइस है। मेरा कोई हक नहीं है किसी को सही गलत बोलने का। तो ये 3 चीज़ आप सोचेंगे ना, आपके परिवार के लिए ही बेटर आउटकम मिलेगा। Not out of pressure, but unless and until there's something genuinely wrong. ये informed decision होनी चाहिए। ऐसा है, कुछ फर्टिलिटी कंडीशंस है जिसमें आप लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो। बिल्कुल, ओवुलेशन नहीं हो रहा, मोस्टली इट इज लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड। ठीक है, तो आप कुछ महीना लाइफस्टाइल इंड्यूस या फिर कुछ हार्मोनल थेरेपी ट्राई करके आप नेचुरली ओवुलेट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स है जो फर्टिलिटी को रोक रहे हैं। बिल्कुल,
For example, in some positions where let's say fibroid is 2-3 centimeters, तो वो रिमूव करके प्रेगनेंसी करना ज़्यादा बेहतर है. तो उसके लिए नेचुरल क्योर्स अवेलेबल है, मे बी नॉट इन एलोपैथी, मे बी इन आयुर्वेद और इन अदर सम अदर साइंस. देर आर सम जहाँ पे लेट्स से बोथ द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. ट्यूबल हेल्थ इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है. तो वहाँ पे एक सर्जिकल ऑप्शन भी है या फिर आईवीएफ कराने की ऑप्शन भी है. तो क्या ऑप्शंस है मेरे पास मेरा प्रॉब्लम को लेकर या मेरे चैलेंज को लेकर, उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है, ठीक है. कभी सर्जिकल इंटरवेंशन ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है कंपेयर टू आईवीएफ. एक लेडी से मैंने बात करा, वो 40 इयर्स का है, वो 15 साल शादी हो गया उनको. वो मतलब दे हैड अ टफ मैरिज, तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, अभी अचानक से डिसाइड किया. उन्होंने नेचुरली ट्राई करने से पहले ही कुछ टेस्ट वेस्ट करने से पहले ही सीधा गया आईवीएफ करने के लिए. पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये लगा आईवीएफ मतलब 100% सक्सेस है, ठीक है. तो अब हम थोड़ा एज्ड हो गए, अभी आईवीएफ ही कर लेते हैं. एंड दिस इज द ओनली वे, राइट. तो ये बहुत ही इन्वेजिव प्रोसेस है ना. Yeah. आपको सेडेट किया जा रहा है, आपको हॉर्मोनली स्टिमुलेट करके एग्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. तो इतना इन्वेजिव प्रोसेस गो थ्रू करने से ना, डोंट गो इट कैजुअली, फॉर योर ओन गुड, ठीक है. अंडरस्टैंड ऑल योर ऑप्शंस एंड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. बिल्कुल. सो आईवीएफ का प्रोसेस कितना लेंदी हो सकता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट पेरेंट्स कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टूड, ये एक बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस हो सकता है एंड कैन रियली टेक अ टोल ऑन योर बॉडी एंड इन योर माइंड. और बहुत सारे ट्रायल्स के बाद भी इट कैन बी अनसक्सेसफुल. सो व्हाट वुड यू टेल दीज पेरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, दैट व्हाट शुड दे एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द आईवीएफ प्रोसेस? सो मान लेते हैं आपने सब समझ लिया, आपने आपका होमवर्क किया है जी, ठीक है. एक डॉक्टर है मेरी जान पहचान के, वो यूके में भी काम करते, इंडिया में भी काम करते, कभी यहाँ करते कभी वहाँ करते. उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया. यहाँ पे ना रवि, इंडिया में अभी भी डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं, एजुकेटेड लोग, शहर वाले लोग, सभी भी, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को ऑप्शंस बताते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं. हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. यहाँ पे वो सब हम पे ही छोड़ देते हैं कि आप ही के हाथ में है सब कुछ. आप नहीं, ऐसा मत करो. आपके डॉक्टर को इज्जत दो, मानो, अपना खुद का होमवर्क करो. करने के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया आईवीएफ आपके लिए सही रास्ता है, एक चीज समझना जरूरी है. टेक्निकली क्या स्टिमुलेट करेंगे, क्या होगा, वो सब आपके डॉक्टर बहुत अच्छे से समझा देंगे. पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो शायद ज्यादा इंसाइटफुल है, आपकी डॉक्टर जो है ना, वो टेक्निक में देर एक्सपर्ट्स, देर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है. टीम काम करती है, उन सबको तो पक्का बहुत अच्छे से आता है वो काम. पर वो कर क्या रहे, आपका एग ले रहे, आपका स्पर्म ले रहे, ठीक है, और आपके यूट्राइन एनवायरनमेंट में इसको इम्प्लांट कर रहा है, ठीक है. तो आपका रोल बहुत ज़्यादा है आईवीएफ सक्सेस में. बिल्कुल. आपकी एग क्वालिटी, आपकी स्पर्म क्वालिटी, आपकी यूट्राइन एनवायरनमेंट, ये सब अच्छा है तभी सक्सेस मिलेगा, डॉक्टर कितना भी टेक्निकली स्ट्रांग हो. तो आईवीएफ जाने से पहले भी क्या मैं कर सकता हूँ ताकि मैं आपकी गैमेट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊंगा. बिल्कुल. और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए तैयारी में क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये चीज़ आपको सोचना ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है. ये वेरी वैलिड पॉइंट. एंड देन पीपल जो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं और अभी भी सक्सेसफुल नहीं है, उनके लिए बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक, prepare your bodies, your health, your nutrition level, your stress levels, everything needs to be looked at before you dive into it. True. That is a very important aspect. There are also a lot of supplements in the market जो claim करते हैं कि fertility improve हो जाएगा and they are worth taking. क्या supplements से हम fertility को improve कर सकते हैं? I think supplements, मैं तो promoter हूँ supplements का. Okay. But the reason one being is कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे खाने में उतना नहीं है आजकल जी, ठीक है. तो हम भारत में बहुत सारे लोग विटामिन्स की डेफिशिएंसी में है, B12 और D3 स्पेशली, ठीक है. और हमें पता नहीं है कि काफ़ी सारे शरीरों में
फ्री रेडिकल्स का मात्रा भी ज़्यादा है जो हमारी सेल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। Yes. कोई आके बोल देते हैं कि जी हम 38 के हैं, हमारा क्या चांसेस होगा। आपकी बॉडी इज 38 है, सेल हेल्थ कैसा है वो बताना मुश्किल है ना। Yeah. ठीक है उसके लिए भी टेस्ट है। फ्री रेडिकल्स का इम्पैक्ट कितना है समझने के लिए 3-4 मार्कर्स है, ठीक है। वो इतना पॉपुलर नहीं कराने की भी इतना ज़्यादा भी सेंस नहीं बनता। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काफ़ी रोल है। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटी स्पेशली एक और बहुत सारे लोग ना, मतलब बिकॉज ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सब ये सोचने लग गया कि क्या वो मैजिक सप्लीमेंट है जिससे मेरा जिंदगी बदल जाए। वैसा कुछ नहीं है। इट्स एन ओवरऑल वेल बैलेंस्ड मील इंश्योरिंग वी डोंट हैव माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ठीक है। तो अगर कोई वो मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करनी तो एक है कोएंजाइम Q10। Okay. वो मेल और फीमेल हेल्थ में दोनों में बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द ओवरऑल सेल क्वालिटी। Okay. स्पेशली इन मेल्स क्या होता है, जिंक एंड कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। मेल स्पर्म को लेट्स से डीएनए भी इम्पैक्ट होता है, सेल्फ रिपेयर करने का कैपेसिटी नहीं होती है। Yeah. इनफैक्ट काफ़ी सारे मिसकैरेजेस मेल फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन की वजह से होते हैं। डीएनए इम्पैक्ट हुआ, मतलब इट्स वेरी मेल नेचर फीमेल नेचर, द मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी इनके सेल्स में भी दिखते हैं, राइट। मेल सेल want to be motile, go fast, travel, want to lean, right? In that process, it is losing its cytoplasm, right? Which is not covering its DNA. So it is very, very vulnerable to lifestyle factors and environmental toxins. And let's say वो impact भी हुआ, egg से fuse हुआ, ठीक है। Egg fuse होने के बाद egg can repair the sperm cell also. Like that nurturing quality egg is giving, but it also has a limitation, right? ठीक है, तो दोनों cells को nurture करने से बहुत better होगा। Coenzyme Q10 is a very good supplement which can improve the cell quality in both of the bodies, and it's also about overall health in general, right? Yeah. Are there any food items which you can include in your diet and which are good for fertility? In isolation, no. Like I'm not a big fan of, you should include, exclude this, etc. But Yeah. आपको बहुत curiosity है. There is something called prakriti. हाँ. You have your body type. If you want to believe in this concept of understanding our body through energies, Yes. Vata, Pitta, and Kapha, go consult an Ayurvedic doctor, understand what is your prakriti. And for your prakriti, there are some varjit. There is some foods that you can eliminate for better results to maintain better bioenergies. True. So if you want to do that, you go for it. For example, Kapha Prakriti people, it's always better to avoid curd in the night and dense foods. Okay. Because they are more susceptible to impact their metabolic and gut health Yeah. with these kind of foods. Yeah. Too sweet foods and too dense foods which has more of an earth element, right? So if you want to try it out, you can check it in isolation. But I'm a fan of the larger picture Yeah. than things in isolation. All right. What I've also seen and heard कि conceive करने के process में I think कहीं ना कहीं many couples face this challenge that there's some sort of strain in their relationship और एक blaming start हो जाता है Absolutely. कि this is because of you or because of me. What would you say to these couples? Very true. पता नहीं चलता लोगों को. By the virtue of helping people, they tell so many, very personal things to us, which is very shocking and not shocking, very new and insightful. Of course, we have a panel of experts who are very well equipped to handle them, including counselors and psychiatrists Yeah. and professionals. But fertility health induced strain in relationship is real. Okay. For example, many, especially for the second child, Yeah. we are seeing a common pattern. One partner is interested, another partner is not so interested.
and this partner is trying, the partner is not silently disapproving that, not actively participating. It could happen with the first child also. Then it's very frustrating for both of them. They both have totally different ideals. We have seen people saying कि डॉक्टर ने बोला इस समय पे मिलना है हमें, like we need to have intercourse. The other partner is not interested, and the female is like, how can I go and make it happen, right? The other partner is definitely not interested, right? So there are a lot of things, and during this the fertility health trials, the interventions also, there can be disagreements between both the partners. And the third is societal pressure also. Right? When such situations are happening, the families tend to blame one partner unnecessarily. Okay, so how the other partner is supporting them, what are the conversations happening around, all of these things become slowly big issues. So in partners there is a lot of unexpressed expectations. So we need to be more communicative than usual. तो आप जितना खुल के बात करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है. इस समय ना थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है काफ़ी कपल्स के लिए, ठीक है. तो उस समय आपको ना नॉर्मल से ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहना ज़रूरी है. 100%. स्पेशली ना हमने कुछ मेल्स देखा है जब उनको पता चलता है कि उनका स्पर्म हेल्थ में कुछ इश्यू आया है, ठीक है, भले वो उनको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो वो क्लोज हो जाते हैं, डिफेंसिव हो रहा है, ठीक है, और बात ढंग से नहीं कर पा रहा है. उनको हर एक इंटरेक्शन विद द डॉक्टर एक परीक्षा लग रहा है, और वो फीमेल पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है. वाइस वर्सा भी होता है. तो ये सारे ना बहुत ही स्ट्रेसफुल इंटरेक्शन है. हर कदम में मुश्किलें है, ठीक है. तो आप दोनों को और दृढ़ रहना चाहिए और एक पेज पे रहना चाहिए. बिल्कुल. तो डिसीशंस, बहुत टफ डिसीशंस लेने का चीज़ें होते हैं. तो आपको आपस में, मतलब इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, ऐसा मुझे लगता है. एंड एक चीज़ मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा आपको, अगर ऐसा हो रहा है, कभी कभी एक तीसरा पर्सन को लाना बेटर आउटकम होता है. कपल काउंसलर्स आपको बहुत मदद कर सकते हैं. True. हम अपने सबका बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमको कुछ चीज़ें कभी नहीं कर पाएंगे, बहुत फ्रिक्शन होता है. तो आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वही चीज़ आपके पार्टनर को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. तो कोई आके हमें मदद कर रहा है ना, वो प्लीज़ ले लीजिए अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ. 100%. एंड अगर हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है या IVF है, उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए फैमिली. नो, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल स्पेस है, ऐसा मेरा मानना है. चाहो भलो आपकी सिबलिंग्स ना हो, पेरेंट्स ना हो, मतलब इनको तो मैं इमीडिएट फैमिली मानता हूँ. बाकी रिलेटिव्स आप क्या बेटे से थे आपके हिसाब से, ये बहुत ही पर्सनल चॉइसेस है. मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा जो फर्टिलिटी जर्नी में है, उन्होंने उनके मदर फादर तक नहीं बताया है वो क्या गो थ्रू कर रहा है. कभी कभार हमको सबसे करीबी लोगों को बताने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है. ठीक है, तो प्लीज़ आप आपकी सिबलिंग्स या बेटा बेटी को ही पूछना या प्रेशर करना बंद कर दीजिए. और फैमिली से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक्वेंटेंसेस, वो इतना जान गए कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं हमें, ठीक है, पर कोई नहीं चाहेगा एक बाउंड्री क्रॉस करने के लिए, वो बताना भी मुश्किल है. आई थिंक सोसाइटी को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि आप बच्चा कब कर रहे पूछना रूड है. 100%. ठीक है, टोटली एग्री. आप शादी कब कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर है क्या, वो सब फिर भी इतना रूड नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. ठीक है, वो जो एक बटन प्रेस करके उनको जो ट्रॉमा के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं उसको ट्रिगर कर सकता है. तो ये सवाल पूछना बिल्कुल गलत है किसी के साथ भी. ठीक है, या इज व्हाट आई वुड से, ये कपल के बीच में ही है. बिल्कुल, आप आपके पार्टनर. Totally agree with that. I think already you're going through so much emotionally, and then you have somebody constantly on your back. What is happening in your life? Why you're not conceiving? Why you're not having babies? करना है नहीं करना है? It's like too much. बहुत casual भी हो गया है ये, मतलब. So Ravi, thank you so much for such insightful answers to all my questions.
आई थिंक इट्स अ टॉपिक जिसके बारे में अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है और हमको और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. बट बिफोर वी मूव इन टू आर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द कम्युनिटी Q&A, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन. द बिगेस्ट सीक्रेट टू फर्टिलिटी सक्सेस दैट nobody talks about? Trusting our own bodies. True. I think it's so on point. So, moving on to the next segment, we call it community Q&A. We receive a question from one of our viewers और वो हम उसमें से एक question pick out करते हैं during the episode. So, आज का जो question है वो कृति की तरफ से है. I have been on contraceptive pills for several years and now that we are thinking of starting a family, I'm scared that the pills might have affected my fertility. Is there any scientific truth to the belief that long-term use of contraceptive pills can cause infertility? Not infertility, they definitely have some downside. But कृति, फर्स्टली मुबारक हो आपको, आप ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप छोड़िए वो सब चीज़ें, आप ट्राई करिए अपना नेचुरली अपना पार्टनर के साथ. Yeah. Just give some time for your optimal health and have a good journey. In the journey, if somewhere some blockers are coming, you can investigate. पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड कृति ने बहुत अच्छा सवाल पूछा. बहुत सारे लोगों को ना ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले पुरानी चीज़ें याद आता है, मैंने शायद वो किया, ये इससे फ़र्क पड़ता है क्या. तो ऐसा इनफर्टिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते हैं. ठीक है, तो आप you can have all of these are clinically proven contraceptive pills, right? True. So they might definitely have the side effects, short term, long term, both in some cases. But इतना सोचना कि वो आपका फर्टिलिटी हेल्थ को ही पूरा इम्पैक्ट कर दिया हो, उससे अच्छा आप एक गुड स्टेट ऑफ माइंड से हैव दिस जर्नी. यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग ए न्यू लाइफ टू दिस वर्ल्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. लवली. So, moving on to the next segment, we call it the fun segment. Here we will be asking you a number of questions in more of a fun way. And today the concept of this fun segment is called Science versus Sanskar. And I'll give you two practices, one rooted in modern science and the other one is in traditional wisdom. And you have to tell me which one you personally believe in more and you think the combination works better. Yeah. So, shall we begin? Yeah, sure. This is very thoughtful. So, here we go. Prenatal yoga or Garb Sanskar music, which one truly impacts a baby's development more? Prenatal yoga, especially meditation. Absolutely. Western prenatal supplements like folic acid or multivitamins, or Ayurvedic fertility food like shatavari, ghee, and soaked almonds. What's your first choice? I think both. They have its own place. Fertility medications because our food is lacking. Yeah. And sanskars also should change with time, like dharma. So for this time, I don't see any reason why a supplement should not be a sanskar. 100%. And I think it has changed so much over the period of time that it is that supplementing is needed additionally. So I would say I'd go for both. Yeah. IVF or Ayurvedic Panchkarma for fertility struggles. Which one should couples try first? Depends on your condition. Okay. Panchkarma is definitely good, but are you trying to do Panchkarma as a prescription to remove the root cause of your fertility or for your general health? That you should know before you getting into Panchkarma. True. Modern baby bonding techniques like skin to skin or traditional Garb Samvad, talking to the baby in the womb, which is scientifically and emotionally stronger? Absolutely both. Both have studies published. Yeah. And I would say skin to skin we also do. Like it's in the sanskar too. Yeah. Sperm health supplements from fertility clinics or Ayurvedic herbs like ashwagandha and safed musli, what boosts male fertility better? Firstly, what impacted the sperm health? Is it lifestyle induced? Then antioxidants and taking some what do you call
hormonal therapies can really boost it. Ashwagandha, everything, they're very helpful. Again, they are not blanket, things that will boost the sperm health. Yeah. They should be prescribed by the doctor for some reason. True. So, thank you so much. And it's been such a pleasure having this conversation with you, and especially the game bit. So, since you won the game, so we have to give you a hamper. Wow. Yeah, hamper. You won a hamper. So, I'm going to give you this fantastic hamper from Mate. Thank you. And when you have babies, then you can Sure. use it. If you ever wish to have babies, of course. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for this conversation. I learned so much today. I think there's so many things which we are not aware of on day-to-day basis. Or इस topic में I have dig deeper with you and I have learned so many things, and I'm sure you've been very helpful to our viewers as well. Thank you. It's a pleasure. And I would like to take this opportunity to talk about how much impactful and inspiring work you're doing. Oh, thank you. One parent can absolutely feel, Yeah. because they genuinely want to give good products to their kids. So I've been hearing great things about the community we run also, about Mate's products. Thank you so much. Thank you. Means a lot. Thank you.